नमस्कार, मैं उमेश कुमार पुनः उपस्थित हूं और आप सभी को स्वागत करता हूं नेक्स्ट जेन स्कॉलर्स हब पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जो चैप्टर नंबर 5 है 12th क्लास का। ओके, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 की ओर चल रहे हैं और इसमें से कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो कि पूछा गया है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। और यदि हम लोग को नहीं मिला था कुछ क्वेश्चंस, तो हम लोग लास्ट में नीट का क्वेश्चन उठा लिए हैं, 2-4 क्वेश्चन। और इस तरह से हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करेंगे मैग्नेटिज्म का, और जब सब्जेक्टिव स्टार्ट होगा तो हम लोग उस समय पूरा के पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे। तो फिलहाल अभी आप ऑब्जेक्टिव तो देख लो किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में। तो चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं समय को नहीं बर्बाद करते हुए। ओके, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड द बार मैग्नेट आर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। दूसरा ऑप्शन है आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। और तीसरा डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बार मैग्नेट। और चौथा है डू नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो आप समझ लो, सबसे पहले ये बार मैग्नेट हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, ठीक है। हम लोगों को पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर में नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है और इनसाइड क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। ओके, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लेंस है एक क्लोज लूप बनाता है। जब एक क्लोज लूप बनाएगा तो बाहर में क्या होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा और अंदर जो मैग्नेट है उसके अंदर में क्या होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। इसमें देख लो, आपको पूछा जाए इनसाइड द बार मैग्नेट, तो इनसाइड द बार मैग्नेट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। ओके, और यही रहता और साइड द बार मैग्नेट, तो ऑप्शन नंबर ए लगता नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये अंदर है तो क्या होगा, साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये प्रॉपर्टी से पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये अर्थ मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, आप लोगों को पता है कि अर्थ एक बहुत ही बड़ा मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट है। तो अर्थ मैग्नेटिज्म से यह सवाल पूछा गया है कि द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज √3 टाइम्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके, गिवन में है यहां पर, गिवन दैट, जब भी आप प्रश्न पेपर को सॉल्व करते हैं तो गिवन दैट जरूर लिख लें ताकि इससे पता चल सके कि क्या दिया हुआ है, हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो वर्टिकल कंपोनेंट BV, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ये प्लेस क्या है, √3 टाइम्स है किसका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। तो पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट दिस प्लेस, तो एंगल ऑफ डीप पूछ रहा है। तो देखिए आप, ये अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, मान लेते हैं थीटा एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ डीप, ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ डीप है, एंगल ऑफ डीप। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का दो कंपोनेंट, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट और एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो होगा BV और ये है BH। इसका वैल्यू क्या होगा, B cos थीटा और इसका वैल्यू क्या होगा, B sin थीटा। ओके, तो आपसे ये बोला है कि इन दोनों का जो रिलेशन है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो √3 टाइम्स है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से। तो यहां पर VB का जो वैल्यू होगा B sin थीटा होगा। ओके,
ये √3 और ये क्या हो जाएगा b cos थीटा। तो ये b दोनों तरफ है तो कैंसिल हो जाएगा और cos को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू √3 और ये क्या हो जाएगा sin बाय cos क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू √3। आप बताओ tan थीटा का वैल्यू √3 कितने एंगल पर होता है? तो आप लोगों को पता है tan थीटा अभी √3 कितना पे होता है tan 60 डिग्री पर होता है, इसीलिए हम लोग थीटा का वैल्यू कितना पुट करेंगे 60 डिग्री पुट करेंगे। यदि यही रेडियन में होता तो कितना होता पाई बाय 3। ओके, तो अब इसमें देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है ना। एक बार आप सॉल्यूशन को जरूर देख लें इसे, है ना। अर्थमेटिज्म से एक क्वेश्चन हमेशा रहता है तो आप अर्थमेटिज्म को अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फ्लोइंग फिगर शो द अरेंजमेंट्स ऑफ बार मैग्नेट्स इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, ईच मैग्नेट हैज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m, which configuration has the highest net magnetic dipole moment। इसमें बोल रहा है कि 4 अलग अलग फिगर दिया हुआ है। ओके, 4 अलग अलग फिगर दिया हुआ है इसमें, अब बोल रहा है कौन सा अरेंजमेंट में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा, जबकि हर केस में मैग्नेटिक मोमेंट, हर एक मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है m है, दिया हुआ है। तो आप इसको सॉल्व करो। गिवन दैट m क्या है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच बार मैग्नेट। ओके, आप लोगों को पता है जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो नॉर्थ पोल से क्या होता है साउथ पोल की तरफ होता है। आप इधर देख लो मैग्नेटिक मोमेंट इसमें किधर है नॉर्थ से साउथ की तरफ, इसमें किधर है इधर है। देखा जाए दोनों का बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, दोनों का बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये क्या होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और हम लोग को नेट मोमेंट निकालना होगा तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको पता है m इज इक्वल टू जो m नेट होगा क्या होगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos थीटा। ओके, तो इस केस में थीटा का वैल्यू कितना है देखो, इसमें भी क्या है ये इधर है, कुछ फिगर इस तरह से बना लो आप, ये m1 मान लेते हैं और ये क्या मान लेते हैं m2। दोनों का बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, दोनों का बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 0 वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है तो यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा √2m। तो इस केस में m नेट का जो वैल्यू आएगा √2m आएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर ए में, यहाँ पे आप साइड में लिखते जाओ, यहाँ पे कितना आया √2m आया। इस केस में आप यदि एंगल का वैल्यू पुट करोगे इस केस में 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा m नेट का वैल्यू आप देख लो, m नेट का जो वैल्यू आएगा वो आएगा, सभी का वैल्यू सेम है तो यहाँ m1 की जगह भी m स्क्वायर होगा, m2 की जगह भी m स्क्वायर होगा, 2m1 m2 मतलब m स्क्वायर, और ये cos 30, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है आप लोगों को पता है कितना होना चाहिए cos 30 का √3/2, तो ये m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर और ये हो जाएगा इनटू में √3/2, तो ये 2 कैंसल, तो यहां से आप देख लो यहां से m स्क्वायर कितना हो जाएगा 2m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा √3m हो जाएगा, √3m स्क्वायर होगा। ओके,
तो यहां से आप वैल्यू निकालना चाहोगे तो एम स्क्वायर को बाहर निकाल लो, तो एम बाहर निकलेगा और रूट के अंदर बचेगा कितना, 2 प्लस रूट थ्री, 2 प्लस रूट थ्री। ये इसका क्या है, इस केस में आपका मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा, है ना। आप ये डायग्राम में देख लो, इसमें नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा मैग्नेटिक मोमेंट, और इसमें क्या होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ इसमें भी होगा। ओके, तो यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है आप बता, तो एगो है आपका, एक तरफ किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ है, दूसरा नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। और एम नेट का वैल्यू इस केस में कितना होगा, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है तो कैंसिल करेगा, कितना हो जाएगा, 0। और यदि आप 60 डिग्री लेते हैं तो 60 डिग्री में आपको कितना मिलेगा, आप ये देख लो, एम नेट का वैल्यू, सभी का वैल्यू क्या है, बराबर है, तो ये एम स्क्वायर प्लस 2mm मतलब 2m स्क्वायर हो जाएगा, और ये cos 60 डिग्री, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर, और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये 2 कैंसल, तो यहाँ भी m स्क्वायर है, यहाँ भी m स्क्वायर, यहाँ भी m स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 3m स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो एक m बाहर मिलेगा, m रूट 3। अब इसमें चारों ऑप्शन में देख लो, इस केस में आया √2m, इस केस में आया m रूट 3, इस केस में आया 0, इस केस में आया m रूट 3 प्लस। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है, सबसे ज्यादा किस में आपको मैग्नेटिक मोमेंट मिल रहा है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। तो आप इस तरह से आराम से निकाल सकते हैं, ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, बहुत ही आसान है ऐसा क्वेश्चन, बस केवल आपको बनाने के लिए आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ओके, ये भी नीट का क्वेश्चन है, ये जेक बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है, ऐसा जेक बोर्ड में क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है। ओके, ये नीट बोर्ड का क्वेश्चन है, सॉरी नीट का है, मेडिकल एग्जामिनेशन का है। तो इसमें क्या है, ये बार मैग्नेट ऑफ लेंथ L एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M, ये मैग्नेटिक मोमेंट है और ये क्या है, लेंथ है उस बार मैग्नेट का। यदि उसको क्या किया गया, इस फॉर्म में बेंड कर दिया गया, तो नया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा, आपसे ये सवाल पूछा है। ओके, आप एक काम करो, सबसे पहले आप एक बार मैग्नेट लो जिसका लेंथ कितना है, L है। ओके, L रहने दीजिए आप, ठीक है। इसका जो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक मोमेंट। और ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मान लेते हैं इसका जो स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ को हम मान लेते हैं m, और मैग्नेटिक मोमेंट को कैपिटल M दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे कैपिटल M दिया, कैपिटल M ले लो। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या हो गया, पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, तो कितना हो जाएगा, m इंटू L। ये इक्वेशन नंबर 1 रहने दीजिए आप, ये कैपिटल मैग्नेटिक मोमेंट का है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का ये हम लोग निकाल के रखे हुए हैं। ओके, अब क्या बोल रहा है, इसको किस फॉर्म में बेंड किया गया है, देखिए आर्क के फॉर्म में बेंड किया गया है। तो आप आर्क के फॉर्म में, ये 60 डिग्री है, तो आप इसको आप ड्रॉ करोगे यहां से यहां, तो ये भी कितना होगा, आर ही तो होगा, ये भी कितना होगा, आर होगा। और आपको पता है यदि ये एंगल आपको रेडियन में लिखेंगे तो कितना होगा, π/3। और आपको पता है कि प्लेन एंगल मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो रेडियस कितना दिया हुआ है, r। अच्छा, आर्क लेंथ कितना है, यदि आर्क लेंथ लीजिएगा, ये पूरा लेंथ यहां से यहां तक, तो जितना लेंथ होगा मैग्नेटिक बार का, तो मैग्नेटिक बार का लेंथ कितना है, L है, और रेडियस कितना है, r है। और यदि चूंकि यहाँ पे जो थीटा देता है वो किस में देता है, रेडियन में देता है, तो आपको रेडियन में रखना होगा। तो रेडियन में 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/3। तो यहां से ये जो लेंथ r, इसका r का वैल्यू आप निकाल लो, तो ये निकल जाएगा आपका 3/πl। ओके,
अब जो नया मैग्नेटिक मोमेंट जो तैयार होगा उसको मान लेते हैं लेट न्यू मैग्नेटिक मोमेंट इज एम डैश। तो क्या होगा, स्ट्रेंथ में तो हम लोग कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, पोल का जो स्ट्रेंथ है उसमें हम लोग कुछ भी नहीं किए हैं, सिर्फ क्या किए, मैग्नेटिक बार को इस तरह से बेंड किए हैं। तो बेंड किए हैं तो जो दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना है, आर है। तो ये क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक यहाँ पे जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है पोल का वो क्या है, एम है, तो ये एम हो गया। ओके, और ये जो आर है आर हो जाएगा। अब यहाँ पर एम और आर का वैल्यू आप देखो कितना निकाल के रखे हो, 3 पाई एल, 3 पाई एल, तो 3 बाई पाई इंटू एल। ओके, अब ये चीज, और यहाँ पे आप देखो 3 बाई पाई को इधर रहने दो और ये एम एल रहने दो। अब इक्वेशन नंबर 1 में देखो तो जो पुराना वाला जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था वो कितना था, एम एल था, क्या था, एम एल। तो एम एल के जगह पे क्या होगा, कैपिटल एम होगा। तो यहाँ पे जो नया वाला जो मिलेगा एम डैश वो 3 बाई पाई और ये एम। तो मतलब जो नया जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो पुराने वाले का कितना होगा, 3 बाई पाई टाइम्स होगा। तो 3 बाई पाई टाइम्स किसमें ऑप्शन दिख रहा है, आप देख लो, ऑप्शन नंबर ए वाला है, ये ए में एम है, बी का ऑप्शन है शायद ये वाला, तो ये बी का बी नंबर। ओके, तो ये क्या है, बी नंबर वाला आंसर। देख लो कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, पूरा के पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं रहेगा तो आप ऐसा ऐसा क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, है ना। और इसको बनाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 सेकंड मिलेंगे टाइमिंग के अनुसार आप देखोगे तो। ओके, लेकिन कोई बात नहीं, आप मेरे साथ बने रहो, आपको ऐसे ऐसे ट्रिक देंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन ज्यादा 30 से 40 सेकंड में बनेगा, उससे ज्यादा जाएगा भी नहीं, ठीक है। बस आप लोग को प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम लोग। ये तो बस थ्योरी वाला क्वेश्चन है। बोल रहा है फॉर प्रोटेक्टिंग ए सेंसिटिव इक्विपमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट शुड बी प्लेस कहां पर, सराउंडेड विद द फाइन कॉपर शीट, प्लेस इनसाइड द आयरन कोर। ये होगा आयरन कोर, ये क्या होगा, आयरन कोर होगा। रैप्ड विद द इंसुलेशन अराउंड इट व्हेन पासिंग थ्रू द करंट थ्रू इट, और प्लेस इनसाइड द एल्युमिनियम कोर। ये कैन लिखे हुए हैं बार बार, ये कोर होगा। ओके, तो जब भी आप किसी भी डिवाइस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, तो आप उसको एक चेंबर में रखिएगा, और वो चेंबर किस चीज का बना होगा, आयरन का बना होगा, पूरा के पूरा फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस से बना होना चाहिए। ओके, तो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस देखा जाए तो कौन सा है, आयरन कोर ही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जरा देख लो आप। बोला ये बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज एम कट इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पार्ट विल बी। अब देखो एक मैग्नेटिक बार ले लो, ओके, इसका जो पोल स्ट्रेंथ है वो एम ले लो, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, दोनों का बीच जो मैग्नेटिक लेंथ है, मैग्नेटिक जो एक्सिस का जो लेंथ है वो मान लेते हैं एल। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या होगा, एम दिया हुआ है, वो पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये ना है इक्वेशन नंबर 1। अब बोल रहा है इसको 2 पार्ट में ब्रेक किया गया, 2 इक्वल पार्ट में काटा गया है। तो अब इसको हम कट करने के बाद, है ना, ये बिफोर था, बिफोर कटिंग, और ये आफ्टर कटिंग, आफ्टर कटिंग। तो आफ्टर कटिंग क्या है, एक लेंथ ए वाला ले लो, 2 पार्ट में बांटा गया। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो ए है कितना, L/2 लेंथ है, ए भी कितना है, L/2 लेंथ है। पोल स्ट्रेंथ क्या सेम रहा,
पोल स्ट्रेंथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये एम हो जाएगा, ये एम हो जाएगा, और ये आपका लेंथ L/2 हो गया। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, नया मैग्नेटिक मोमेंट, उसको मान लेते हैं m डैश, तो पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, लेंथ कितना हो गया L/2। अब ये क्या है, पुराना वाला है, देख लीजिए पुराना वाला मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, तो आप ये कितना हो जाएगा m/2 मतलब 0.5 m, 0.5 m। तो जो नया है, यदि आप मैग्नेटिक बार को 2 इक्वल पार्ट में काटते हैं तो उसका डायपोल मोमेंट भी हाफ हो जाएगा। क्लियर है? तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन है, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, ये चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन ए radius r with uniform speed v, the magnetic moment m is given by। अच्छा, एक चार्ज पार्टिकल है, सीधा सीधी देखो आप, एक चार्ज पार्टिकल है जो एक सर्कुलर पाथ में v स्पीड के साथ घूम रहा है, चार्ज पार्टिकल q, और इसका रेडियस कितना है r है। तो पूछ रहा है ये जो चार्ज पार्टिकल घूम रहा है इसके चलते, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, मैग्नेटिक मोमेंट, यदि चार्ज पार्टिकल किसी सर्कल में घूम रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, करंट इनटू एरिया, करंट इनटू एरिया। अच्छा, यदि आप यहां करंट निकाल लेते हो, है ना, तो आप आराम से क्या निकाल लोगे, एरिया, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एरिया हो जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले करंट निकालते हैं। तो करंट निकालने का फार्मूला आपको पता है, करंट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। तो हम Q तो चार्ज है, स्मॉल q, यदि यहाँ स्मॉल q लिया है तो सब में स्मॉल q ले लो आप, और टाइम कितना लिया है, इसको घुमाने वाले टाइम कितना लिया t। तो टाइम निकालने का तरीका क्या है, टोटल लेंथ कितना कवर किया, 2πr किया, 2πr किया, और किस वेलोसिटी के साथ किया, v से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा qv/2πr। ये क्या है, सर्कुलर करंट प्रोवाइडेड बाय द मूविंग चार्ज पार्टिकल। ओके, अब यहां पे यदि हमको निकालना है, क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का तरीका क्या है, आपको पता है, करंट का वैल्यू कितना निकाल के रखे हैं, qv/2πr इंटू एरिया क्या होगा सर्कल का, πr² होगा। तो आप देखो तो ये पाई कैंसल हो जाएगा और एक r भी कैंसल होगा, तो आप ऊपर में देखोगे क्या आएगा, qvr आएगा, और नीचे कितना बचेगा, 2। तो आप देख लो तो इसमें कौन सा आएगा, qvr/2, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हुआ। आगे की तरफ चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। मैं बताया था कि इस क्वेश्चन से जैक बोर्ड में बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में, सब्जेक्टिव में तो पूछा जाएगा, और जो भी इसमें 4-5 क्वेश्चन जो लास्ट के जो लिए थे वो सब नीट का था, है ना। तो आप अपना स्टैंडर्ड देख लो, आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है ये भी देख लो। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इसे जरूर क्लियर करने की कोशिश करें, यदि आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो, ठीक है। बाकी बात, यदि और अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो हमारा जो चैनल है ना, नेक्स्ट